हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ेंगे, इसके बाद इरावती कर्वे का चैप्टर, और इरावती कर्वे के बाद हम इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव हैं, जैसे संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य हो गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से थिंकर आते हैं इंडियन सोशियोलॉजी में, ठीक है। सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से थिंकर हैं, किसने क्या क्या विचार दिया है, ठीक है। और भी जो 3-4 परिप्रेक्ष्य है, तो सारे परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जितने विचारक आते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 वीडियोस बनेंगे और थोड़े लंबे वीडियोस बनेंगे, ठीक है। तो आपको यदि वो पूरी जानकारी लेनी है इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड, कि एग्ज़ाम में यदि 5 क्वेश्चन इंडियन सोशियोलॉजी का पूछा जाता है तो 5 के 5 हमारे सही हों, तो आपको वो चारों वीडियोज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद इरावती कर्वे के बाद देन हम क्या पढ़ेंगे, 4 पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास है, और इनका जो जन्म है वो 1916 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1999 में हुआ था। तो ये इनके जीवन मरण का समय है, ठीक है। ये मूलतः भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य और सूक्ष्म मानवशास्त्री समुदायों के अध्ययन से संबंधित रहे, ठीक है। सूक्ष्म मानवशास्त्री समुदायों से कैसे जुड़े हैं, ये देखिए। इन्होंने कूर्ग समुदाय का अध्ययन किया, रामपुरा का अध्ययन किया। तो छोटे छोटे जो समुदाय हैं उसका इन्होंने सूक्ष्म विश्लेषण किया, ठीक है, कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की जातियाँ कैसे व्यवहार करती हैं, ठीक है, और अंतर जाति संबंध कैसा है, एकता कैसी है, कैसे उनके जो परंपराएं हैं किस तरह से पूरे भारत में फैली हैं कि नहीं फैली हैं, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हुई हैं। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत भी सूक्ष्म, यानी एक समुदाय के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही गहन विश्लेषण किया है, इसलिए उनको सूक्ष्म मानवशास्त्री कहा गया है, ठीक है। फिर देखिए, ये भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन के जनक थे, और इन्होंने क्या किया, पहले कुर्ग के लोगों को और बाद में दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव का अध्ययन किया, जिसका वास्तविक नाम क्या था, कोटघल्ली। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है कि रामपुरा गांव का वास्तविक नाम क्या था, तो कोटघल्ली है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो गया। ये देखिए, संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण दिया, ठीक है। और ये उन्होंने किससे लिया था, रेडक्लिफ ब्राउन से, ठीक है। तो ब्राउन से इन्होंने ये चीज़ ली थी, ब्राउन जो ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन में ब्राउन के अंडर में ये पीएचडी कर रहे थे, ठीक है। तो इनके शोध निर्देशक भी थे ब्राउन, तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, उन्हीं से उन्होंने ये चीज़ ग्रहण की हुई संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण से। यानी किसी भी चीज़ को जब हम अच्छे से निरीक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए पूरी संरचना है ये, अब इस संरचना के अंतर्गत हमको संस्कृति का केवल अध्ययन करना है, ठीक है, उस स्थान की संस्कृति का अध्ययन करना है। तो हम उस संरचना के अंतर्गत देखेंगे ये संस्कृति छोटे वर्ग को कैसे प्रभावित करती है, बड़े वर्ग को कैसे प्रभावित करती है, किस तरह से महिला को प्रभावित करती है, पुरुष को प्रभावित करती है, किस तरह से संरचना में उस संस्कृति का क्या स्थान है, कैसे संस्कृति के द्वारा संरचना बनी रहती है, ठीक है। संरचना की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है संस्कृति के द्वारा कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अच्छे से देखते हैं। संरचना के आधार पर हम उस संस्कृति का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमको जाति का अध्ययन करना है, तो हम जाति को उस संरचना के अंतर्गत देखेंगे जिस संरचना में वो जाति विद्यमान है, ठीक है। तो संरचनात्मक प्रकारवाद में क्या है कि हम केवल उस वस्तु को रूप में इसको नहीं देखेंगे। मान लीजिए हमने वर्ण को पढ़ा, ठीक है, वर्ण को हम देख रहे हैं, तो वर्ण को केवल वर्ण के रूप में नहीं, बल्कि उस पूरी सामाजिक संरचना में उस वर्ण का क्या योगदान है, जिससे सामाजिक संरचना चल रही है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ब्राउन से ये चीज़ ली हुई थी, और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इन्होंने कई अवधारणाएं दी, लेकिन कोई सिद्धांत जो है विकसित नहीं कर पाए। देखिए, इन्होंने छोटी छोटी अवधारणाएं तो अनेक दी हुई हैं, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है। जैसे इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, एकता और फैलाव की अवधारणा दी, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी इन्होंने, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग सिद्धांत विकसित नहीं किया, ठीक है। जैसे कि दूसरे समाजशास्त्रियों ने किया है, वैसे इन्होंने कुछ नहीं किया, बस छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वही दिए हुए हैं, ठीक है। श्रीनिवास के विचारों पर राष्ट्रीय आंदोलन, जी.एस. घुरी और रेडक्लिफ ब्राउन का भी प्रभाव था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो कार्य किया हुआ है वो क्षेत्र का ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। और वो इवांस प्रिचार्ड से भी प्रभावित थे। इवांस प्रिचार्ड जो थे वो उनको ब्रिटेन में मिले थे ब्राउन के साथ ही, ब्राउन से भी प्रभावित थे और इवांस प्रिचार्ड से भी प्रभावित थे, जिन्होंने न्यूर जनजाति का अध्ययन किया था,
ठीक है। तो श्रीनिवास के विचारों पर किसका प्रभाव था? राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था, क्योंकि ये देखिए 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1916 में इनका जन्म और 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका मतलब ये स्वतंत्रता के पहले ही इनका जन्म हो गया था और इनके जन्म के बाद स्वतंत्रता मिली। तो इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इंडिया में देखा हुआ है कि स्वतंत्रता के पहले क्या चीज़ें थी, उसके बाद क्या हुआ, संरचना में कैसे परिवर्तन हुआ, लोगों में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, लोगों ने संरचना को कैसे प्रभावित किया, संरचना ने लोगों को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, पश्चिमीकरण कैसे आया, आधुनिकीकरण, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हुई हैं। तो इन सब का उन पर प्रभाव था। ठीक है, जी एस घुरिया का भी प्रभाव था, क्योंकि इन्होंने जो MA की उपाधि ग्रहण की थी, जो MA किया हुआ था, तो उसमें इन्होंने लघु शोध ग्रंथ लिखा था। ठीक है, जी एस घुरिया के नेतृत्व में, तो इनका भी प्रभाव था। ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड का भी प्रभाव था, जो ब्रिटेन में इनको मिले। ठीक है, जी एस घुरिये के अंडर में जब उन्होंने लिखा हुआ था अपना लघु शोध ग्रंथ, तो उसी लघु शोध पत्र के आधार पर उनको फेलोशिप मिली ब्रिटेन की, और ब्रिटेन इनको बुलाया गया मेन PhD करने के लिए। ठीक है, तो ये मेन PhD इन्होंने किसके अंडर में की? रेडक्लिफ ब्राउन के अंडर में की। ठीक है, इन्होंने घुरिये के निर्देशन में बम्बई विश्वविद्यालय में मैसूर में विवाह एवं परिवार नामक विषय पर MA में लघु शोध प्रबंध लिखा। ठीक है, बाद में ब्रिटेन में ब्रिटिश फेलोशिप प्राप्त करके इन्होंने क्या किया? ब्राउन के नेतृत्व में मुख्य शोध कार्य किया, जिसका विषय क्या था? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये इनका मेन PhD का टॉपिक था। और एक है कि मैसूर में विवाह और परिवार, ये जो लघु शोध पत्र लिखा था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चूँकि बहुत ज़्यादा इंडियन थिंकर है नहीं, तो डीप में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन सभी के विचारों का श्रीनिवास पर प्रभाव पड़ा, जिससे बाद में उनके कार्यों की रूपरेखा बनी। तो जितने लोगों से मिलते गए ये उन पर प्रभाव पड़ता गया, और बाद में इनका जो माइंड लेवल था बहुत ज़्यादा इनका हाई हुआ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर, अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर देखिए ICSSR की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि समाजशास्त्र की 3/4 विधियाँ, समाजशास्त्र में जितनी भी विधियाँ हैं उनमें 3/4 भाग जो है संरचनात्मक प्रकारवाद है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा संरचनात्मक प्रकारवाद का ही है। तो ये आप रिसर्च याद रखिएगा। श्रीनिवास ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की। ठीक है, लेकिन वो मूल निवासी कहाँ के थे? कर्नाटक के थे, और कर्नाटक के रामपुरा में स्थापित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में, ठीक है, शोध निर्देशक रहे। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान, इसमें उन्होंने शोध निर्देशक का कार्य किया। इनके अंडर में बहुत से बच्चों ने PhD की, तथा समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य अंतर को पाटने का कार्य किया। इन तीनों विषयों को मिश्रित रूप उनकी पुस्तक कलेक्टेड एसेज में। देखिए, इनकी एक पुस्तक है कलेक्टेड एसेज। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, ठीक है, और अर्थशास्त्र, ठीक है, इन तीनों के जो विषय थे, इनके बीच में अंतर को पाटने के लिए, यानी तीनों विषयों के मिश्रित रूप को उन्होंने दिया हुआ है कलेक्टेड पेपर्स में। तो ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र के कंबाइंड योगदान के द्वारा उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कलेक्टेड पेपर्स। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय संस्कृति की अवधारणा किसने दी? GS घुरिये ने। ठीक है, ये राष्ट्रीय संस्कृति मतलब वो एकता की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र के आधार पर एक संस्कृति की बात करते हैं, वही राष्ट्रीय संस्कृति। संस्कृतिकरण की अवधारणा देखिए इनकी क्या है? ये एक मूल्य आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्य आधारित प्रक्रिया कैसे है? देखिए, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य समूह, उच्च जाति, विशेषकर द्विज जाति के रीति रिवाज, कर्मकांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेता है। देखिए, द्विज में कौन कौन आते हैं? द्विज का जो अर्थ होता है उसका मतलब है, द्विज मतलब दोबारा जन्मा, जिसका जन्म जो है पुनर्जन्म हुआ हो, यानी उसके कर्म इतने अच्छे हों कि उसको दोबारा जन्म मिला हो। ठीक है, वो पशु जीवन में ना जाकर मनुष्य के शरीर में दोबारा आया हो, उसको द्विज कहते हैं। ठीक है, और द्विज के अंतर्गत जातियाँ कौन कौन सी आती हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, तो 3 जातियाँ उन्होंने द्विज के अंतर्गत सम्मिलित की हुई थी कि कोई भी निम्न जाति जब द्विज जाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य तीनों में से किसी एक जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वासों और जीवन शैली को अपनाती है ताकि वो अपना स्थान ऊंचा कर सके। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे। और संस्कृतिकरण सबसे ज़्यादा इसका जो अनुकरण किया था वो बहुत ही जो सबसे निम्न जो समाज में जातियाँ थी
वो अपने से उच्च जातियों का अनुकरण करते हुए अपना जो स्थान था समाज में ऊंचा रखना चाहती थी, और इसके अलावा जो समाज में निम्न जातियों के प्रति घृणा थी उसको दूर करना चाहते थे वो, ठीक है। तो क्योंकि उनके यहाँ भी अब साफ सफाई होने लगी थी, वो भी अच्छे कपड़े पहनने लगे थे, लोगों से बातचीत करने का तरीका उनका चेंज हो गया, ठीक है, मांसाहार उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने छोड़ना शुरू किया तो लोग उनका रिस्पेक्ट करने लगे, समाज में उनका जो स्थान है वो ऊंचा होने लगा। यही है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गतिशीलता और संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत का एक हिस्सा है। देखिए, संस्कृतिकरण सामाजिक प्रतिस्पर्धा का भी हिस्सा है। कैसे है? क्योंकि जो निम्न जाति है वो क्या करेगी, वो उच्च जातियों से प्रतिस्पर्धा करके उनके बराबर आने का प्रयास करेगी, और उनके जीवन शैली को, उनके कार्यशैली को अपनाकर वो क्या करेगी, उनके बराबर आने का पूरा प्रयास करेगी। यही क्या है? प्रतिस्पर्धा। फिर है सामाजिक गतिशीलता। इसके अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता भी होती है, क्योंकि एक समूह है जो गतिशील होना चाहता है, वो अपर क्लास में ज्वाइन होना चाहता है, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या कर रहा है, वो बहुत सी चीज़ें कर रहा है, बहुत से कर्मकांड कर रहा है, विश्वासों में परिवर्तन कर रहा है, जीवन शैली में परिवर्तन कर रहा है, अपने पूरे पूरे ढांचे को ही चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कहा। फिर संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति या समूह की तरह बढ़ने के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, जीवन शैली, विचारधारा सभी में परिवर्तन करते हैं ताकि हम उस व्यक्ति के द्वारा के जैसा बन सकें, ठीक है। हम अपने समूह से मिलना जुलना बंद कर देते हैं क्योंकि हमको उस समूह के जैसा बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। संदर्भ समूह व्यवहार भी इसमें सम्मिलित है। तो ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि संस्कृतिकरण क्या प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है? ये भी हाँ में आएगा उत्तर। फिर है सामाजिक गतिशीलता का ये कोई कारक है? तो बिल्कुल होगा। संदर्भ समूह व्यवहार जो है सिद्धांत का हिस्सा है या नहीं? तो ये भी हाँ में। तो ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है और इसका कोई दूसरा भी रूप हो सकता है एग्जाम में प्रश्न का, तो याद रखिएगा। फिर देखिए, संस्कृतिकरण में ऐसा नहीं कि केवल रीति रिवाज, कर्मकांड, जीवन शैली को हमने अपना लिया। अगली जो जाति है वो सफ़ेद कपड़े पहन रही तो हम भी पहनेंगे, वो ज़मीन पे सोते हैं तो हम भी सोएंगे, ठीक है, वो मटके का पानी पीते हैं तो हम भी मटके का ही पिएंगे। ऐसा नहीं कि केवल उनके ऊपर ही चीज़ों को अपना लिया, हमें उनकी विचारधारा, उनके मूल्यों को भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है, उनकी जैसी सोच को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को भी अपनाएंगे तभी जो है संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, जिसकी धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार से संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार में अनेक स्थानों पर चर्चा हुई हो। जो हमारे शास्त्र है, शास्त्र में जो ऊंची जातियों के लिए, जो द्विज जातियों के लिए जो विचारधारा है, उस विचारधारा को भी अपनाना पड़ेगा। ये बात इसमें बोली गई है। जैसे धर्म, कर्म, पाप, माया, मोह, संस्कार, मोक्ष, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको भी हमें अपनाना होगा। इनसे संबंधित जो विचार हैं द्विज जातियों के, हमको उन विचारों को भी अपनाना पड़ेगा। जैसे दान देना है, ठीक है, दूसरों को की भलाई करनी है, दूसरों को खिलाकर ही खाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। संस्कृतिकरण ऊर्ध्व गतिशीलता, नीचे से ऊपर की ओर प्रेरित होती है। संस्कृतिकरण एक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है। इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर लोग बढ़ते हैं। नीचे का व्यक्ति है वो ऊपर के व्यक्ति के अनुकरण के द्वारा क्या करता है, ऊपर की क्लास में ज्वाइन होता है। तो ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है। ये भी एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है कि क्या संस्कृतिकरण ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अंतर्गत आता है? तो ये ट्रू फॉल्स में या फिर मिलान करने वाले में प्रश्न बन सकता है। और इसमें केवल पदात्मक परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण में जब कोई नीची जाति ऊंची जाति का अनुकरण करके अपने आपको शुद्ध दिखाने लगती है, समाज में शुद्ध हो जाती है, तो लोगों के द्वारा उसका क्या होता है, सम्मान होने लगता है और वो धीरे धीरे उच्च क्लास में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पदात्मक परिवर्तन हो गया, क्योंकि पूरी जाति ही नहीं उसका अनुकरण कर रही है। कुछ लोग, मान लीजिए एक परिवार है, 2 परिवार है, 5 परिवार है, कुछ ऐसे परिवार हैं जो ब्राह्मणों का अनुकरण शुरू कर दिए, ठीक है। तो पूरे के पूरे वो समाज जो है नहीं करेगा ना, कुछ लोग करेंगे, तो स्थितिक परिवर्तन होता है, इसमें पदात्मक परिवर्तन होता है, संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता। संरचना में परिवर्तन होता है, संरचना का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों की स्थिति बदलती है, इसमें पूरी संरचना नहीं बदलती। तो ये भी याद रखिएगा कि संस्कृतिकरण में केवल स्थितिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लोगों की स्थितियाँ बदलती हैं, कुछ लोगों की स्थितियाँ बदलती हैं, पूरी संरचना नहीं बदलती। देखिए, प्रभु जाति उन्होंने किसको बोला है, श्रीनिवास ने, जब किसी क्षेत्र में किसी विशेष जाति की संख्या अधिक हो और वो जाति पदक्रम में बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा
क्षेत्र हो गया। इसमें कहीं पे देखेंगे आप तो कोई गांव है तो वहाँ पे देखेंगे यादव बाहुल्य गांव है, ठीक है। कोई गांव है वहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पे क्षत्रिय बाहुल्य है, ठीक है। फिर कोई गांव है यहाँ पर ब्राह्मणों की बहुलता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये प्रभु जाति वहाँ की ये प्रभु जाति है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो ये लोग जो चाहेंगे वही होगा, दूसरे लोग जो है इनको दबा नहीं सकते क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और ये प्रभु जाति की उन्होंने एक बात बोली है कि प्रभु जाति कभी भी निम्न जाति नहीं होती, ठीक है। प्रभु जाति हमेशा क्या होती है, द्विज जाति होती है, ऊंची जाति होती है। फिर देखिए आर्थिक रूप से ये समृद्ध भी होना चाहिए। प्रभु जाति में क्या है, आर्थिक रूप से ऐसा नहीं केवल संख्या ज़्यादा हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इनकी और भी विशेषताएं, संख्यात्मक शक्ति हो, यानी इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी ज़मीनें इनके पास ज़्यादा हो, इनके पास ज़्यादा मकान हो, ठीक है। और इसके अलावा जो नहरें हैं, तालाब हैं, उन पर भी इनका आधिपत्य हो। तो इनके जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उस पर भी इनका अधिकार होना चाहिए। फिर देखिए राजनीतिक शक्ति पर अधिकार, जो पंचायत है, पंचायत में इनका एक अच्छा पकड़ हो पंचायत में, ठीक है। इसके अलावा राजनीति में और भी जो चीज़ें, अब तो सदस्य वगैरह भी बनने लगे हैं, ठीक है। अब जाति के आधार पर जो है चीज़ें डिसाइड होने लगी है, कहीं पे एससी सीट है, कहीं पे एसटी सीट है। लेकिन जब उन्होंने ये अवधारणा दी हुई थी राजनीतिक शक्ति की, बात कुछ और थी, ठीक है। तो राजनीतिक शक्ति पर भी अधिकार हो। आपने देखा होगा कि जहाँ पे संख्या ज़्यादा है किसी जाति की, उसी जाति का राजनीति पर भी अधिकार है। प्रधान जी पे पूरा उन पर उनका आधिपत्य है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। और वहाँ के जो राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, जो क्षेत्र विशेष के प्रधान हो गए या फिर कोई और मेंबर हो गए, वो लोग इनसे पंगा नहीं लेते, क्योंकि पंगा लेंगे ना तो इनकी संख्या ज़्यादा है, फिर दिक्कत हो सकती है। तो यही चीज़ होती है कि राजनीतिक शक्ति पर अधिकार की बात इन्होंने बोला। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, इनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति अच्छी होती है क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा मकान होते हैं, इनके पास ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है। राजनीतिक स्थिति भी अच्छी होती है क्योंकि पंचायत में भी इनका भी अच्छा स्थान होता है, ठीक है। क्योंकि जिस जाति की संख्या ज़्यादा है, उस जाति के लोग तो पंचायत में, राजनीति में होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने ये 4 चीज़ें बोली कि संख्यात्मक शक्ति होगी, संसाधनों पर नियंत्रण होगा, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होंगे, फिर राजनीतिक शक्ति और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, ठीक है। ये परिस्थिति ऊंची होगी इनकी, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति। देखिए नवीन परिवर्तनों के ध्यान में रखते हुए श्रीनिवास ने कहा कि भारत के आज़ाद होने के बाद जो परिवर्तन हुए, जो पश्चिमीकरण आया, आधुनिकीकरण आया, लौकिकीकरण आया, और इसके बाद जो स्थितियां बदली, तो प्रभु जाति के आयाम भी बदल गए। यानी अब प्रभु जाति के निर्धारक तत्व दूसरे हो गए, पहले कुछ और थे। पहले जो मैंने आपको बताया था वो थे, अब जो उन्होंने चीज़ें बताई वो ये हैं, और ये एग्ज़ाम में आने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रभु जाति के लिए आवश्यक तत्व माना, ठीक है। देखिए पहला है आरक्षण। आरक्षण के द्वारा क्या होता है कि जो निम्न जाति है वो आरक्षण के द्वारा जब ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाती है। मान लीजिए कोई गांव है जो ब्राह्मण बाहुल्य है, उस गांव में जितने यादव थे सब ऊंचे ऊंचे पदों पर हो गए, ठीक है। कोई जज है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, तो कोई एसडीएम है, कोई कुछ है, ठीक है, कोई आईपीएस है। तो इस तरह से क्या होगा, उस गांव में उस जाति की प्रभुता स्थापित हो जाएगी, ठीक है। ये नए आयाम के अंतर्गत है, श्रीनिवास ने बोला है। फिर देखिए प्रशासन की बात उन्होंने बोला कि ये जो प्रशासन है, यानी जिस जाति के लोग प्रशासन में ज़्यादा होंगे तो उसकी प्रभुता स्थापित हो जाएगी उस जाति की, ठीक है। ये बात उन्होंने बोला कि जो जाति उस स्थानीय प्रशासन में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, केंद्र में, राज्य में उसका कुछ वैल्यू होगा, उसकी बातों का दबदबा होगा, तो स्थानीय क्षेत्र में भी वो क्या होगा, प्रभु जाति के अंतर्गत आएगा। फिर आय की बात है, तो देखिए गांव में रहकर भी कुछ लोग क्या करते हैं, आय के बहुत से साधन विकसित कर लेते हैं। नगरों में भी उनके बहुत से शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। जो गांव में बहुत लोग रहना पसंद करते हैं, तो क्या होता है कि आय के उनके स्रोत हैं अनेक, ठीक है। ढेर सारे बेटे हैं, नगरों में उन्होंने शॉपिंग मॉल्स खोल रखे हैं, कोई बेटा डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो आय के जितने ज़्यादा साधन हैं, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और उस जाति के लोग ज़्यादातर अमीर हैं, कम संख्या है, तो भी वो प्रभु जाति में आ जाएगी, ठीक है। केंद्र की प्रभुता, केंद्र की प्रभुता का मतलब है कि राजनीति में जितना ज़्यादा वो सक्रिय हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, ठीक है। फिर उनका
क्या हुआ, राज्य के जो मंत्री जी हैं उनसे उठना बैठना है, केंद्र के मंत्री वहाँ से भी जाकर वो मिलते हैं, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की या फिर उस जाति की प्रभुता उस क्षेत्र में स्थापित होगी। फिर एस.सी. दुबे और राय वर्मन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आलोचना की हुई है प्रभु जाति की अवधारणा की। एस.सी. दुबे ने कहा कि कोई जाति जो है प्रभु जाति नहीं होती, बल्कि प्रभु व्यक्ति होता है। ऐसा थोड़ी कि जाति, एक व्यक्ति ने अचीवमेंट कर ली तो सभी पूरी जाति को ही हम ऊंची जाति प्रभु जाति में सम्मिलित करते हैं। दुबे ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति होता है, कुछ व्यक्ति अचीवमेंट करते हैं और उन्हीं को समाज में उच्च दृष्टि से देखा जाता है, पूरी जाति नहीं ऊंची होती। ठीक है, तो ये दुबे हो गए, इन्होंने प्रभु जाति की आलोचना की हुई है। राय वर्मन ने प्रभु समुदाय की अवधारणा दी, उन्होंने पूरे समुदाय की प्रभुता की बात की कि कहीं कहीं पर कोई कोई समुदाय बहुत प्रभुत्वशील होता है। ठीक है, तो इन्होंने, राय वर्मन ने और दुबे ने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना की है। फिर देखिए इनका पश्चिमीकरण का सिद्धांत क्या है। पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्य तटस्थ है, यानी पश्चिमीकरण में हम पश्चिमी जीवन शैली के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, शिक्षा, धर्म सभी का अनुसरण करते हैं और आंखें बंद करके करते हैं। ठीक है, मूल्य तटस्थ का मतलब आंखें बंद करके हम चीज़ों को विश्वास करते हैं, यानी कोई चीज़ पश्चिमी है तो ये नहीं पूछना है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उसको सीधा अडॉप्ट कर लेना है। इसी को क्या कहते हैं, वैल्यू न्यूट्रल कहते हैं, मूल्य तटस्थ कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमीकरण एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है। इसमें हम पश्चिमी रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, यानी पूरी पूरी पश्चिमी संस्कृति को हम अपनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम सोच समझ के नहीं अपनाते हैं, क्योंकि वैल्यू न्यूट्रल है। मूल्य के आधार पर हम निर्णय नहीं लेते कि किसको हमको अपनाना चाहिए, किसको नहीं अपनाना चाहिए। हम सीधा आंखें बंद करके उसका अनुकरण करते हैं, और जिसका आप प्रभाव समाज में देख रहे होंगे। ठीक है, पश्चिमीकरण में क्या है, अंग्रेजों के आगमन के बाद के परिवर्तन देखे जाते हैं। जो अंग्रेज आए हमारे यहाँ, उन्होंने जो चीज़ें छोड़ी, ठीक है, जो उनसे हमने जो सीखा वही क्या है, पश्चिमीकरण है। क्योंकि वो पश्चिमी देशों से थे, तो उनके रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान जो थे, जो उनके द्वारा आए हुए थे, उनका हम अनुकरण करते चले गए, वही पश्चिमीकरण है। और पश्चिमीकरण का संबंध किसी विशेष वर्ग से नहीं है। ठीक है, कि ये निम्न वर्ग से है, उच्च वर्ग से या फिर मध्यम वर्ग से। इसका जो संबंध है वो पूरी जनसंख्या से है, यानी पूरा भारत पश्चिमीकरण की नकल कर रहा है। कोई या ये नहीं कि केवल उत्तर भारत कर रहा है, या फिर केवल दक्षिण भारत कर रहा है, मध्य भारत कर रहा है, या फिर कोई गांव है या फिर कोई ब्लॉक है कर रहा है। पूरा पूरा भारत जो है, बहुत बड़े जनसंख्या के भाग से इसका मतलब होता है। पश्चिमीकरण का अनुकरण सभी लोग कर रहे हैं। तो अब आपको पश्चिमीकरण समझ में आ गया होगा। पश्चिमीकरण का मतलब क्या है, पश्चिम के देशों की नकल। ठीक है, और आंखें बंद करके नकल, इसमें सही गलत का निर्णय नहीं लेना है, ये वैल्यू न्यूट्रल है। तो एग्जाम में आ सकता है कि पश्चिमीकरण ठीक है, मूल्य तटस्थ है कि मूल्य युक्त अवधारणा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पश्चिमीकरण मूल्य तटस्थ है और आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है। उसमें वैल्यू है, ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम वैल्यू के आधार पर जजमेंट नहीं करते, आधुनिकीकरण में हम वैल्यू के आधार पर जजमेंट करते हैं। तो ये दोनों अंतर है, ये बहुत बारीक अंतर है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा। देखिए ब्राह्मणीकरण की अवधारणा क्या है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं एक बार में। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा देखिए क्या है, भारत की जनता के द्वारा किया जाता है और इसमें ब्राह्मणों की नकल। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी श्रीनिवास ने। तो ब्राह्मणीकरण में क्या है, भारत की जनता के द्वारा ब्राह्मण लोगों की संस्कृति का नकल करना। ठीक है, उनके रीति रिवाज, खान पान, संस्कृति, उनकी विचारधारा, ठीक है, इन सब चीज़ों की नकल करना। फिर है संस्कृतिकरण। ब्राह्मणीकरण के बाद जो है संस्कृतिकरण आया। संस्कृतिकरण में क्या है कि भारत की जनता के द्वारा प्रभु जाति की नकल। ठीक है, संस्कृतिकरण में ऐसा नहीं कि ब्राह्मण की नकल करना है या फिर क्षत्रिय की नकल करना है। जो भी जाति द्विज जाति के अंतर्गत आती है और प्रभु जाति मानी जाती है, निम्न जाति के द्वारा उस जाति का अनुकरण किया जाता है। ठीक है, फिर है पश्चिमीकरण। भारत की जनता के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी जीवन शैली, अंग्रेजी वेशभूषा, आचार विचार, इन सभी चीज़ों की आंखें बंद करके नकल करना, सही गलत का निर्णय न लेते हुए नकल करना, ये क्या है, ये पश्चिमीकरण है, यानी अंग्रेजों की नकल। फिर है लौकिकीकरण आया। लौकिकीकरण में हम धार्मिक व्याख्या से दूर होकर भौतिकवादी निर्णय लेते हैं, यानी हम धर्म से विहीन होकर किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। यानी हम धर्म का भी अध्ययन यदि करेंगे तो उसमें से हम आध्यात्मिक चीज़ों को निकाल के, ठीक है। तो लौकिकीकरण में क्या है, पहले क्या था, देखिए पहले धर्म के आधार पर हर चीज़ की व्याख्या की जाती थी,
चर्च जो था वो प्रधान था। चर्च के आधार पर ही सही गलत का निर्णय लिया जाता था और जो चीज़ें चर्च के द्वारा मान्य होती थी वही सही मानी जाती थी। तो लौकिकीकरण में हर चीज़ को धर्म से हटाकर उसका क्या करना है, निरीक्षण करना है। ठीक है, इसमें हम पूरी तरह से भौतिकवादी होते हैं। जो दिखता है उसी को हम सत्य मानते हैं, आंतरिक चीज़ों को नहीं मानते। इसी को हम क्या कहेंगे, लौकिकीकरण। ठीक है, फिर है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में क्या है, तार्किकता के आधार पर तथ्यों के अच्छे या बुरे होने का निर्णय लेते हैं। आधुनिकीकरण में हम पूरी तरह से तार्किक होते हैं। हम सोच समझ के बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका जब हम निर्णय लेते हैं तो वो आधुनिकीकरण है। ठीक है, इसमें ये पूरी तरह से तार्किक है। आधुनिकीकरण पूरी तरह से तार्किक है। इसमें किसी घटना के बाह्य पक्ष को ही सही माना जाता है जो दिखाई देता है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, और जो नहीं दिखाई देता है उसको हम सत्य नहीं मानते। ये आधुनिकीकरण है। ये तर्क पर आधारित है। तर्क के आधार पर हम निर्णय लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। फिर हम जो सही होता है उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं। उसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर देखिए, पश्चिमीकरण एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है और आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है, कौन से मूल्य तटस्थ है, कौन से मूल्य युक्त है। ठीक है, क्योंकि आधुनिकीकरण में आधुनिक मूल्यों को हम अपनाते हैं, जबकि पश्चिमीकरण में बिना किसी मूल्य के केवल पश्चिम के लोगों की नकल करते हैं आंखें बंद करके। फिर है लौकिकीकरण में निरपेक्ष, इसको निरपेक्षीकरण भी कहते हैं। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्षवाद है वही लौकिकीकरण है। ठीक है, जैसे पश्चिमीकरण के द्वारा, आधुनिकीकरण के द्वारा जो परिवर्तन हमारे अंदर आया वही धीरे धीरे लौकिकीकरण की तरफ हमको ले गए। ठीक है, पहले पश्चिमीकरण आया, फिर लौकिकीकरण आया, फिर क्या आया, आधुनिकीकरण। ठीक है, ये धार्मिक व्याख्या से मुक्त होकर घटनाओं को देखने की बात करता है कि यदि हम किसी मंदिर का भी अध्ययन करें तो हम धर्म को हटा के उसका अध्ययन करें। जो भौतिक चीज़ें हैं उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ का। फिर आधुनिकीकरण आ गया। यह एक मूल्ययुक्त प्रक्रिया है जिसमें तर्क के आधार पर अच्छे बुरे में भेद किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हम तर्क लगाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर जो अच्छा होता है उसको अपनाते हैं, वही क्या है, आधुनिकीकरण। देखिए, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण ने ही आधुनिकीकरण को लाने में सहयोग किया। देखिए, पहले पश्चिमीकरण हम किए क्योंकि हम उसमें ज्ञानी नहीं थे, हमको पता नहीं था क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो हम क्या किए, आंखें बंद करके नकल करना शुरू किए। फिर जब हम नकल करना शुरू किए, जब हमने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की, उनके विचारों को अच्छे से जाने, तो हम लौकिक होते चले गए, हम आध्यात्मिक चीज़ों से दूर होते चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, यही चीज़ें आधुनिकीकरण लाने में सहायक हुई। फिर हम तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जो हम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लिए, उनके साथ मिलते मिलते हम भी उनकी तरह भौतिक हो गए। तो फिर हम क्या हुए, आधुनिक दृष्टि से चीज़ों को सोचना शुरू किए। इसी तरह से आधुनिकीकरण आया। जाति के बारे में उनके विचार हैं। देखिए, श्रीनिवास ने कहा, इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी समाजशास्त्री, कोई भी समाज विज्ञानी हो, यदि वो जाति को समझना चाहता है तो उसको वर्ण के मॉडल को छोड़ देना चाहिए। यानी वर्ण के मॉडल पे चलकर हम कभी भी जाति को नहीं समझ सकते, क्योंकि जाति अलग है, वर्ण अलग है। जाति खुली व्यवस्था है और वर्ण जो है बंद व्यवस्था है। जाति में क्या होता है कि हम एक बार जिस जाति में जन्म ले लिए, हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हमारे अंदर जितनी बुराइयाँ आ जाए, हम उससे नीची जाति में नहीं जाएंगे। चाहे हमारे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ आ जाए, हम उससे ऊंची जाति में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जाति क्या है, अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं कर सकता है इंसान को। जबकि वर्ण में ऐसा नहीं था। वर्ण में व्यक्ति अपने गुणों को चेंज करके क्या करता था, अपने समाज में स्थान को चेंज कर देता था। ठीक है, तो ये वर्ण था। तो यही बोला उन्होंने कि वर्ण अलग है, जाति बिल्कुल अलग है, दोनों ही एकदम विपरीत अवधारणाएं हैं और वर्ण के आधार पर हम जाति को नहीं समझ सकते। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज विज्ञानी को जाति को समझना है तो वर्ण के मॉडल को छोड़ देना चाहिए। किसने कहा था, ये श्रीनिवास ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो लौकिकीकरण की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्ष समाज के बारे में उन्होंने जो बोला, धर्मनिरपेक्षवाद के बारे में, वो भी याद रखिएगा, वो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चीज़ें यही पूछी जाएंगी, बस थोड़ा सा शब्द चेंज होंगे। तो यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे श्रीनिवास से रिलेटेड। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनते। ठीक है, जाति हिंदू समाज का संरचनात्मक आधार है। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि जाति जो है ये संरचनात्मक आधार है। ठीक है, जैसे कोई घर बनता है तो उसको बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से जाति है। ठीक है, जाति जो है वो ईंट की तरह है जिसको
समाज रूपी भवन को बनाने में उसकी ज़रूरत पड़ी है, तो एक संरचनात्मक स्थान है उसका। फिर देखिए एकता की अवधारणा उन्होंने दिया हुआ एकता और फैलाव। ठीक है, श्रीनिवास ने जाति में ऊर्ध्व एकता और क्षैतिज एकता की बात की। ऊर्ध्व एकता में क्या है कि जब सभी जातियों से निम्न से उच्च जातियों तक पूरा स्थान होता है, ये छोटी हो गई जाति, उससे थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी और ऊंची, थोड़ी सी और ऊंची, इस तरह से हम सबसे ऊंची जाति तक जाते हैं। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने बोला कि सभी जातियों में कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं, भाषा, रीति रिवाज, देवी देवता, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार, ये भी मिला, सभी जातियाँ जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो निम्न जाति हो चाहे वो उच्च जाति हो। ठीक है, रामनवमी हो गया, दशहरा हो गया, ये पूरे भारत में सभी लोग मनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्व एकता के अंतर्गत आता है। जब सभी जातियों में कुछ साझा तत्व होते हैं संस्कृति के, तो क्या हो गया, ऊर्ध्व एकता के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, इसको शीर्ष एकता भी कहते हैं। फिर देखिए क्षैतिज एकता की बात उन्होंने बोली कि एक ही जाति के सभी सदस्यों में जब समान परंपरा, रीति रिवाज, त्यौहार, पूजा पद्धति, संस्कृति, सभी चीज़ें हों, तो क्या हो गया, वो क्षैतिज एकता हो गया। ठीक है, और क्षेत्रीयता के आधार पर कितनी भी भिन्नता हो, उसमें केवल जाति को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई श्रीवास्तव जाति को यदि देख लिया जाए, तो दिवाली के दूसरे दिन उनके यहाँ चित्रगुप्त की पूजा होती है। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन, मुझे याद नहीं है, और दूसरे समुदाय के लोग नहीं पूजा करते। ठीक है, वो श्रीवास्तव लोग जो होते हैं वही करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो क्या हो गया, वो क्षैतिज एकता हो गया, वो केवल उसकी उन जातियों तक ही सीमित है। ठीक है, वो केवल श्रीवास्तव जाति तक ही सीमित है। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह से त्यौहार होंगे तो क्षैतिज एकता के अंतर्गत वो आ जाएंगे। ठीक है, कोई जो है कोई त्यौहार मनाता है, कोई नहीं मना रहा है, इस तरह से क्षैतिज एकता के अंतर्गत वो आ जाएंगे, जो एक ही जाति के लोग मनाएं। विश्वकर्मा पूजा जो है केवल विश्वकर्मा लोग मनाते हैं, दूसरी जाति के लोग उसको नहीं मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से त्यौहार हैं, मुझे तो बहुत पता भी नहीं है इसमें कौन कौन से त्यौहार हैं। तो जो लोग राजस्थान में होंगे, जो लोग दूसरे दूसरे इलाकों में होंगे, गुजरात में होंगे, उनकी जातियाँ कुछ ऐसी होंगी जो विशेष त्यौहार मनाते होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा। तो क्षैतिज एकता में क्या है, एक ही जाति होती है, वो जाति चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, कहीं पे भी हो, वो जाति कहीं पे भी रहेगी, उस त्यौहार को मनाएगी। ठीक है, ये तो हो गया सारी ये एक ही जाति की बात। जबकि ऊर्ध्व एकता में क्या है, हर प्रकार की जाति होगी लेकिन त्यौहार एक होगा। ठीक है, सारी जातियाँ क्या करेंगी, उस त्यौहार को मनाएंगी। तो ये उन्होंने ऊर्ध्व एकता और क्षैतिज एकता की बात की। क्षैतिज एकता में एक ही जाति होती है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी भाषा बोलती हो, लेकिन वो त्यौहार वो मनाती है, उसी तरह से मनाती है, तो वो क्या हो गया, क्षैतिज एकता। उसके रीति रिवाज, कर्मकांड उसी तरह से हैं, तो क्षैतिज एकता। ठीक है, जैसे ब्राह्मण जाति हो गई, तो इंडिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो वो लोग शाकाहारी ही होते हैं ज़्यादातर, तो ये क्षैतिज एकता में आ गया। फैलाव की अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार की बात की। ठीक है, हिंदुत्व जो है उसके प्रसार की बात की उन्होंने फैलाव की अवधारणा के द्वारा, कि हिंदुत्व जो है वो कैसे फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसकी बात हम देखिए। उन्होंने हिंदुत्व को 4 स्तरों में बांटा, कि स्प्रेड की अवधारणा के द्वारा जो फैला हुआ है हिंदुत्व, वो 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, 4 स्तरों में उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे हिंदुत्व फैला हुआ है। पहला उन्होंने अखिल भारतीय हिंदुत्व की बात की, यानी पूरे भारत में फैला हिंदुत्व। फिर प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की बात की, जो कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी हिस्से जो होते हैं भारत के, उसमें जो फैले हुए हैं। फिर प्रादेशिक या क्षेत्रीय हिंदुत्व की बात की, तो जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे गुजरात हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा के जो रीति रिवाज होंगे, कर्मकांड होंगे, विश्वास होंगे, वो हमारे यहाँ नहीं प्रचलित है। ठीक है, वो प्रादेशिक हिंदुत्व हो गया, अलग अलग प्रदेश के। फिर स्थानीय हिंदुत्व में क्या हो गया, कि जैसे गांव में प्रचलित है, या फिर कोई और क्षेत्र हो गया, छोटे मोटे क्षेत्र हैं, उसमें जो हिंदुत्व प्रचलित है। जैसे आपने देखा होगा डी बाबा कौन होते हैं, वो गांव के रक्षक माने जाते हैं, वो हर गांव का एक अलग डी बाबा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बिहार में और यूपी में ज़्यादा प्रचलित है, तो वो हिंदुत्व का अलग रूप हो गया, वो स्थानीय हिंदुत्व हो गया। इसी तरह से कोई बरगद का पेड़ हो गया, या फिर कोई और पेड़ होगा, पीपल का पेड़ हो गया, जिसमें चौरा माँ या फिर इस तरह से और भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जो स्थानीय होता है और दूसरे लोग इसको नहीं जान पाते हैं।
ठीक है, तो वो स्थानीय हिंदुत्व के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अखिल भारतीय हिंदुत्व क्या है? पूरे भारत में फैला हिंदुत्व है। इसकी प्रकृति विशुद्ध संस्कृति निष्ठ होती है। जैसे राम और कृष्ण जन्मोत्सव हो गया, ठीक है, और दिवाली हो गई, होली हो गई, इसी तरह से दशहरा हो गया, और भी बहुत से त्यौहार हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो विशुद्ध होता है, ये संस्कृति निष्ठ होता है, पूरी संस्कृति के अंतर्गत इसका पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण और राम जन्मोत्सव जो है मनाया जाता है। प्रायद्वीपीय हिंदुत्व जो दक्षिण भारत में पाया जाने वाला हिंदुत्व है। देखिए, दक्षिण भारत में हिंदुत्व के अलग रूप है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी के माथे पे भस्म लगा होता है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होता। और वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, हमारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय हिंदुत्व जो है उसका बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ का हिंदुत्व अलग है। तो उन्होंने अखिल भारतीय हिंदुत्व, फिर प्रायद्वीपीय हिंदुत्व जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, फिर उन्होंने इसमें क्षेत्रीय हिंदुत्व, कुछ क्षेत्रों में फैला हिंदुत्व है, जैसे मालाबार हो गया, कुर्ग हो गया, यानी देखिए जिला स्तर पे जब हम बात करेंगे तो क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और प्रदेश हो गया, पहले तो उन्होंने अखिल भारतीय हिंदुत्व की बात की, फिर प्रायद्वीपीय हिंदुत्व यानी जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, फिर उन्होंने प्रादेशिक हिंदुत्व की बात की, ठीक है। प्रादेशिक हिंदुत्व का मतलब क्या है? जो एक प्रदेश विशेष में होता है उसकी बात उन्होंने की। फिर उन्होंने स्थानीय हिंदुत्व की बात की। स्थानीय हिंदुत्व में जो गांव स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर पर हिंदुत्व होता है, जो उनके रीति रिवाज कर्मकांड होते हैं, वो स्थानीय हिंदुत्व के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, डी बाबा होते हैं, फिर चौरा माँ होती हैं, जो उस क्षेत्र की रक्षा के लिए लोग मानते हैं कि आते समय उनको प्रणाम करके जाओ। फिर तो ये सारे जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये हिंदुत्व का हिस्सा है, ये स्थानीय हिंदुत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे जैसे फैलाव का क्षेत्र घटता है, वैसे वैसे आम जनों के बीच प्रचलित अनुष्ठानिक क्रियाओं और सांस्कृतिक स्वरूपों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। जब जो फैलाव घटेगा तो क्या होगा? यानी पहले जो कोई त्यौहार था, पहले बहुत बड़े एरिया में मनाया जाता था, अब वो एरिया कम हो गया, छोटा हो गया, तो वो जो संस्कृति है उसके अंतर्गत कर्मकांड है वो और भी ज़्यादा शुद्ध होते चले जाएंगे, ठीक है। जब क्षेत्र घटेगा तो अनुष्ठानिक क्रियाएं जो होंगी वो और भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ेगी, वो शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल विशुद्ध रूप से किया जाएगा। और जैसे जैसे क्षेत्र घटता है, पूजा अनुष्ठान के सामान्य स्वरूप घटते जाते हैं, ठीक है। जब क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या होगा? वो अलग अलग क्षेत्रों से गुजरेगा, अलग अलग लोगों के विचारों से मिलेगा। जब कोई कर्मकांड है, कोई परंपरा है, जब वो विशेष प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेगी, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से प्रभावित होगी, तो क्या होगा? उसका स्वरूप चेंज होता चला जाएगा। फिर उसमें उतने कर्मकांड नहीं रह जाएंगे जितने उसमें शुरू में थे, ठीक है। जब क्षेत्र घटेगा तो उसमें रूढ़िवादिता आएगी और पूरी तरह से वो शास्त्रों के अनुसार ही वो संस्कृति जो है वो कार्य करेगी, ठीक है। फिर श्रीनिवास ने धर्म ग्रंथों की जानकारी को बुक व्यू और शोध क्षेत्र, जो उन्होंने फील्ड व्यू के बारे में बोला कि जो क्षेत्र में जाकर जब हम किसी आंकड़े को इकट्ठा करते हैं तो वो फील्ड व्यू है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वदेशीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए फील्ड वर्क सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो ये एग्ज़ाम में ये कोटेशन आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं इसमें लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है कि किसने कहा था कि भारत को स्वदेशीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए फील्ड वर्क अहम भूमिका निभाता है। तो श्रीनिवास होंगे, याद रखिएगा। फिर देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं। पहला है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में लिखी गई है। रिलीजन सोसाइटी एंड द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952। इंडियाज़ विलेज, 1955 में लिखी गई। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, 1962 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966 में लिखी गई है। फिर इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, 1969 में। द रिमेंबर्ड विलेज, 1976 में लिखी गई है। फिर देखिए नेशनल बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, 1976 में लिखी गई है। डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, 1977 में। माई बड़ोदरा डेज, 1981 में। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, 1989 में। ऑन लिविंग इन ए रिवोल्यूशन एंड अदर एसेज, 1992 में। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृतिजेशन, ये 1989 में लिखी गई है। देखिए श्रीनिवास ने वोट बैंक की अवधारणा भी दी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रभु जाति होती है वो किसी क्षेत्र विशेष के वोट बैंक का कार्य करती है।
यानी राजनीति में किसे लाना है, किसे नहीं लाना है, किसे उतारना है राजनीति से, उस क्षेत्र विशेष का वो प्रभुजाति निर्णय लेता है। ठीक है, तो उसी को उन्होंने वोट बैंक कहा। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि वोट बैंक की अवधारणा किसने दी, तो वो दिया है किसने, एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, तो इनका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद हम इरावती कर्वे को पढ़ेंगे। इरावती कर्वे के बाद 4 पर्सपेक्टिव है इंडियन सोशियोलॉजी में, और वो 4 पर्सपेक्टिव को पढ़ने के बाद आप इंडियन सोशियोलॉजी में बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इंडियन सोशियोलॉजी का कोई भी प्रश्न कभी भी परेशान नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 12 थिंकर्स आ जाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, और वो मैं 4 से 5 वीडियो में पूरा पर्सपेक्टिव ख़त्म कर दूंगी। फिर 2 थिंकर बचते हैं वेस्टर्न में, इरविन गॉफमैन और हेराल्ड गारफिंकेल। ठीक है, उनको भी मैं पढ़ाऊँगी। फिर थिंकर का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थिंकर से देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसीलिए थिंकर को आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।